नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में आपको देश विदेश की जानी मानी हस्तियों से मिलवाते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उन्होंने अपने प्रोफेशन में क्या नाम कमाया है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर सोनल मेहता। वे कैंसर सर्वाइवर भी है और उसके बाद उन्होंने कई अलग अलग विषयों में पढ़ाई की है, कई अलग अलग विषयों में उन्होंने डिग्री हासिल की है, सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं और साथ ही उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड हुआ है। तो चलिए जानते हैं आज हम उनसे कि किस तरीके से उन्होंने कैंसर को मात दी और उसके बाद वो आज पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कर रही हैं। तो नमस्कार सोनल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुषमा जी। तो मैम, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आप एक कैंसर सर्वाइवर है। सबसे दुखद होता है जब किसी को भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो वो अंदर से टूट जाता है। तो लेकिन आपने कैंसर से जीत हासिल की और आज आप पर्यावरण के क्षेत्र में हो या एजुकेशन के क्षेत्रों में हो, इन सब में आप अभी भी अपना काम कर रही है। तो कैसे कैंसर आपको हुआ, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं कैंसर सर्वाइवर नहीं, वॉरियर और उससे आगे बढ़ के कॉन्करर, ओके, कैंसर कॉन्करर हूँ। और ये ईश्वर की एक बर्थडे गिफ्ट थी। आज से 3 साल पहले मुझे मेरे बर्थडे पर पता चला कि कुछ मैलिग्नेंसी है। टेस्ट कराए और बहुत अच्छा रहा कि हमने बिल्कुल टाइमली रिमूवल करा लिया और उसके बाद टाइमली कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हर चीज़ आगे से आगे रही। वो पीरियड करीब 6 साढ़े 6 महीने का थोड़ा तकलीफ़दायक था। कोविड के बाद फिर से मैं क्वारंटाइन में चली गई। 4 महीने कमरे से बाहर नहीं निकली और वो बहुत ही तकलीफ़देह समय था। उस समय मुंह में छाले, एसिडिटी, कुछ खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, मतलब जितनी भी तकलीफ़ें हो सकती थी एक साथ आ गई थी। बट ये था कि ईश्वर महान है और मुझे मालूम था कि ये अगर आया है, इसके पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल और मेडिकल भी आई हैं और आके चली गई हैं। मैं मानती हूँ कि मैं ईश्वर की फेवरेट हूँ। ये करीना कपूर का डायलॉग चुराया है मैंने। अच्छा, तो मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि खास तौर पे आप समाज सेवी के रूप में भी जानी जाती है। तो आपका समाज सेवा की तरफ जुड़ना या हम कहें पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़ना और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना और एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी आपने काम किया है। तो इन्हीं सब क्षेत्रों में आप आगे बढ़ती गई, तो इसका प्रेरणा सूत्र क्या रहा और कैसे आप इन क्षेत्रों में आपने काम करना शुरू कर दिया? देखिए, हर इंसान की प्रेरणा सबसे पहले उसका परिवार होता है। उसके बचपन में वो जो देखता है या देखती है, वो उसका आगे का जीवन फॉर्मेट करते हैं। मैंने मेरे घर में मेरे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा सबको समाज सेवा करते हुए ही देखा। कोई धर्म को समाज सेवा मानता है, कोई एक्चुअल सोशल सर्विस करता था, पर वो माहौल था तो कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट हुआ। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, आसपास के बच्चों को ट्यूशन्स, पहले घर के भाई बहनों को, फिर ट्यूशन्स, फिर धीरे धीरे जितना आता था, आई ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट जो मुझे मेरी नानी माँ से मिला कि जितना है उसका कुछ परसेंटेज निकाल के रख दो। वो रखा। जब मैं शायद 15-17 हज़ार रुपये कमाती थी, उसमें मैं 21 हज़ार रुपये जो कन्या की शादी होती थी उसमें देती थी। सो इट वॉज समथिंग लाइक दैट, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो वहाँ से शुरू होते होते आज करीब 35-36 साल मैं कह सकती हूँ कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ी हूँ। तो वहाँ चलते चलते आगे फिर एनवायरनमेंट आया, क्योंकि जहाँ भी रहते हैं वो सब एनवायरनमेंट है। जितने लोगों से मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा सोशल एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे हैं, ये मेरा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, मतलब हमारी जो भी सराउंडिंग्स हैं हम वो उसके बारे में। एनवायरनमेंट है। तो देखा कि आज से 30 साल पहले कुछ और था, धीरे धीरे चीज़ें डिग्रेड हो रही हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अवेयरनेस फैलाएं,
पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, बिजली कम से कम यूज़ करें, एसी जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करें। कहीं ना कहीं वो हमारा जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस। फिर आता है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन भी मैं कहना चाहूँगी कि शायद वो इनबिल्ट ही था। मैं 3 साल की थी तब से स्कूल से सीख कर आती थी, तो घर में दीवारों को सिखाती थी। वो वहाँ से होते होते आज ऐसा ईश्वर की कृपा है कि 1000 के करीब बच्चे और उनके पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं। तो वो शिक्षा का क्षेत्र हुआ। फिर कुछ अखबार, न्यूज़, तो दैट वाज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट ओनली। तो एक कदम आपने आगे बढ़ाया तो सब उसके ब्रांचेस खुलते चले गए। मैम, जैसे कि आपके बारे में जानती हूँ कि आपने पीएचडी वुमेन एम्पावरमेंट में किया है। तो पीएचडी बेसिकली उसमें रिसर्च करना होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में आपने किस टॉपिक पर रिसर्च किया, उस बारे में आप बताइए। मेरा टॉपिक बड़ा ही जिसे कहते हैं मेरे सभी फील्ड को समावेश करता हुआ था। रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, दैट वाज माय टॉपिक। और जो मैंने पाया वो ये कि एम्पावरमेंट का और एजुकेशन का आपस में कोई रिश्ता नहीं। जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड वुमेन थी, दे वर नॉट एम्पावर्ड, और जो अनपढ़ महिलाएं थी वो ज़्यादा एम्पावर्ड, वो ज़्यादा बिल्कुल। ये हम देखते हैं, जैसे हम गाँव में जाते हैं और शहरों में जाते हैं तो शहर की महिलाएं थोड़ी सी कई जगह जाने में हिचकती हैं, लेकिन जो गांव की महिलाएं वो आगे होके काम करती है। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि दोनों में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने वुमेन एम्पावरमेंट में काम किया है तो किस तरीके से आप लोगों को या महिलाओं को अवेयर करने के लिए किस तरीके से आपने काम किया है? देखिए, अभी हम जो चला रहे हैं वो है स्किल एजुकेशन सेंटर्स। स्किल एजुकेशन सेंटर। स्किल एजुकेशन सेंटर्स हैं, वो भी 2 तरीके से। एक तो सेंटर है जो ब्लॉक में स्थित है, जहाँ पर आसपास की महिलाएं आती हैं और उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा दूसरा सेंटर है मोहल्ला स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। कुछ जो विलेजेस हैं वो इंटीरियर में हैं, मेन सड़क से 2 या 3 किलोमीटर अंदर, वो महिलाएं बाहर नहीं आ सकती। तो हम हमारी ट्रेनर, किसी गांव में अगर एक सिलाई मशीन भी है तो हम अपनी ट्रेनर वहां भेजते हैं और वहां की महिलाओं को इकट्ठा करके उनको ये स्टिचिंग की स्किल प्रोवाइड करते हैं। तो स्किल एजुकेशन की आप बात करें तो स्किल, जैसे आपने स्टिचिंग की बात की, और कौन सा स्किल आप महिलाओं को सिखाने का प्रयास करते हैं? अभी 2 स्किल्स तो चल रहे हैं, दैट इज़ मेहंदी, क्योंकि आजकल शादियों में, फंक्शंस में उसका बहुत है। एक दिन में 6 से 8 हज़ार रुपये महीना कमा लेती है एक महिला। और दूसरी स्किल है ब्यूटी एंड ग्रूमिंग। तो उनके लेवल पर जितनी ग्रूमिंग हो सकती है वो सब हम वहाँ सिखाते हैं। तो जो महिलाएं जैसे रेड लाइट एरिया में काम करती है, हम अगर उनकी बात करें उनके एम्पावरमेंट के लिए कि उनको कैसे एजुकेशन देना चाहिए, उनको किस तरीके का स्किल में शामिल करना चाहिए कि वो स्किल उन्हें सिखाना चाहिए, क्या इस क्षेत्र में भी आपने कुछ काम किया है या करने के बारे में सोचा है? मैंने काम तो नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा थॉट है। बेसिकली क्या है, जो महिलाएं रेड लाइट एरिया में हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ज़बरदस्ती गई हुई हैं। तो उनके लिए बेस्ट सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन। उनको उनके राइट्स ही नहीं पता, वो ये समझती है यही उनका जीवन है। अगर वो ये नहीं करेंगी तो उसके अलावा उनके पास कोई स्किल ही नहीं है जिससे वो कुछ और कर नहीं सकती। तो थोड़ा सा एजुकेट करेंगे, थोड़ी सी स्किल देंगे तो ऑफ कोर्स उनका जीवन उससे बहुत बेहतर होगा। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद में हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण के क्षेत्र में आपने किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं।
मैम, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब जैसे आपने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम किया, आपने पीजी डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट भी किया है और आप लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करती है। तो अगर हम भोपाल की ही बात करें, हम भोपाल में एक लैंडफिल एरिया है जो बहुत बड़ा एरिया है, और इंदौर में भी हमने एक बड़ा लैंडफिल एरिया देखा है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि लैंडफिल एरिया होना चाहिए, वहाँ के लोगों को कैसे काम करना चाहिए, उस बारे में आप बताइए कि किस तरीके से दोनों में अंतर है और उस तरीके का काम होना चाहिए भोपाल में भी। देखिए, एक तो इंदौरियों की सबसे अच्छी खास बात है कि वो बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो हम हर जगह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हर एक घर को, हर एक इंसान को 30 से 35 लाख की पॉपुलेशन में हर एक को ये समझाना कि आप गीला सूखा कचरा अलग अलग करें, 4 डस्टबिन्स में डालें, वो एक बहुत ही कम्बरसम काम है और शायद उसमें बहुत वक्त लगेगा। तो उसका एक बिल्कुल जो त्वरित एक तरीका वो है जो शायद मेरे ख्याल से इंदौर वालों ने अपनाया हुआ है, वो ये है कि वो सारा कचरा ले जाके डंपिंग ग्राउंड में डालते हैं और वो वहाँ से जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कचरा बीनने वाले होते हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सबको वहाँ ले जाते हैं, जिससे बच्चों को झूलाघर में छोड़ दिया जाता है, बाकी महिला पुरुष अपना अपना कचरा उनको छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि ग्लव्स और पूरे सैनिटरी और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए वो उस तरह का कचरा बीनते हैं। उसके बाद वहीं पे कबाड़ी वाले भी होते हैं, जिसने जितना कचरा कलेक्ट किया उस हिसाब से उसको मेहनताना मिल जाता है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। उनको जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा और दूसरे हम कितना भी बोल लें, पिछले 10 सालों से स्वच्छता स्वच्छता हम बोल रहे हैं, बट वो नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से ये तरीका ज़्यादा बेटर है। ये तरीका भी भोपाल में अगर हो तो शायद यहाँ का भी जो लैंडफिल एरिया है वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें व्यवस्थित हो जाए और मतलब यहाँ का भी माहौल अच्छा हो जाए। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, ये भी यहाँ पर होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि एनवायरनमेंट के लिए आप पढ़ाने भी जाती हैं एनवायरनमेंट विषय को लेकर, और दूसरा आप अवेयरनेस भी करती हैं, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करती। तो इस क्षेत्र में आपने क्या काम किया है, किस तरीके से लोगों को आप अवेयर कर रही हैं? मैं ओबेदुल्लागंज ब्लॉक के विलेजेस में काम करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये करते हैं कि जो स्पेसिफिकली ये जो सीज़न है बारिश का, वहाँ पर बहुत तालाब हैं, उनके आसपास पौधा लगाने को लेकर हम प्रोत्साहित करते हैं लोगों को। देखिए, हर काम अगर हम खुद करेंगे तो सामने वाला तो सिर्फ फ़ोटो खिंचवा के चला जाएगा, तो उसको हम मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा लोगों को अवेयर करते हैं कि जितना हो सके जो घर का कचरा है, गीला कचरा है, उसको आप कंपोस्ट बनाइए। वहाँ पर वो भी मिल जाते हैं आराम से, वर्मी भी मिल जाते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट है उनका, वो तैयार हो जाता है। इसके अलावा वाटर वेस्टेज ना हो, क्योंकि पानी वहाँ भरपूर है। यहाँ भोपाल में फिर भी कमी है, वहाँ पे पानी भरपूर है, लेकिन वाटर वेस्टेज अगर होगा तो कल को वहाँ का भी वाटर लेवल नीचे जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्टबिन्स हैं। देन एवरी ईयर वी प्लांट एटलीस्ट 1000 प्लांट्स, और सिर्फ प्लांटेशन नहीं करते, कोशिश करते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल हम जिसने भी ट्री प्लांट किया है वो उसका ध्यान रख सके, उसको हम मोटिवेट करें। लेकिन सब लोग लगाते हैं, और हमने देखा है कि ज़्यादातर हमने देखा है कि सीएम हाउस के सामने का जो पार्क है, वहाँ वाला जो पेड़ है जिसने लगाया उसी की सुरक्षा हो पाती है, और इतने ड्राइव्स चलते हैं, वहाँ कोई दोबारा पानी डालने जाता नहीं, एक बार पेड़ लगा के सब लोग इतिश्री कर देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इसके लिए लोगों को कैसे अवेयर करेंगे कि अगर हमारे जंगल को बचाना है या हमारे पर्यावरण को सुधारना है तो उसके लिए कैसे प्लांटेशन करें, ओनली नाम के लिए ना करें, इसके लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं हमें इमोशनल कनेक्ट करना पड़ेगा, कि इमोशनल कनेक्ट ऐसे कि आपके घर में बच्चा हुआ है, उसके साथ में एक प्लांट लगाएं। आपके यहाँ से कोई विदा हुआ है, उसकी याद में एक प्लांट लगाएं। तो जब तक आप इमोशंस को नहीं लाएंगे, स्टोरी टेलिंग नहीं करेंगे, तो लोग, कम से कम हम भारतीय नहीं कर पाएंगे। हमें जितना भी काम करते हैं सिर्फ इमोशन होके ही कर पाते हैं। हाँ, तभी माँ के नाम एक पेड़, ये भी एक योजना निकली है लेकिन अब माँ के नाम एक पेड़ कितनी जगह जिंदा है नहीं पता।
लोगों ने लगाए भी होंगे, लेकिन अब उसके बारे में कौन क्वेरी करेगा नहीं पता। लेकिन माँ के नाम एक पेड़ योजना तो खैर अच्छी निकली है, जिसके तहत कई लोगों ने पेड़ भी लगाए हैं, इमोशनल होके लगाए हैं। हो सकता है कि कई जगह अच्छे बढ़ भी रहे होंगे। अब हम बात करेंगे आपसे एजुकेशन को लेकर, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट भी है और आपका स्कूल भी है। तो हम आज के एजुकेशन की बात करें कि आजकल हम देखते हैं कि हर घर में बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। जब मोबाइल थमा दिया जाता है तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, क्योंकि उसको चुप करने के लिए मोबाइल दिया जाता है। तो कैसे आप भी अपने स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रही हैं या पेरेंट्स को सुझाव दे रही हैं कि बच्चों को किस तरीके से मोबाइल से दूर रखें और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें? सबसे पहले तो मैं आज की माँओं को कहना चाहूँगी कि व्हाट्सएप और फेसबुक से या इंस्टाग्राम से बाहर निकलें। बच्चा 3 से 4 महीने से ही अपने सराउंडिंग को ग्रास्प करना शुरू कर देता है। आपको लगता है बच्चा छोटा है, उसको समझ नहीं आएगा, उसके सामने आप चलाएंगे, जब वो समझदार होगा तो वो सबसे पहले हाथ में वही चीज़ पकड़ेगा। इसके बाद आप भी अपने आप को रिलैक्स करना चाहेंगी, तो आप खाना नहीं खा रहा है, रो रहा है, सो नहीं रहा है, तो आप उसको मोबाइल पकड़ा देंगी। बाद में आप एक्सपेक्ट करेंगी जब वो बड़ा हो जाएगा कि अब आप एक डांट लगाएं और वो आपको सुन ले। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं और आपका स्कूल भी है। तो आजकल हम जब ज़्यादातर देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ में मोबाइल हम अक्सर देखते हैं। अगर घर में कुछ काम होगा या बच्चा रो रहा होगा, उसको चुप कराने के लिए ज़्यादातर मदर बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देती है और बच्चे उसमें देखते रहते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि इस तरीके की जो परेशानियाँ आ रही है, जो माँ बाप का बच्चे सुनते भी नहीं हैं, तो आपके यहाँ भी जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे, उनको आप किस तरीके से समझाइश देती कि उनको बच्चों को मोबाइल से कितना दूर रखना चाहिए और उन्हें किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए? ये आज की सबसे बड़ी ज्वलन समस्या बन चुकी है। बच्चों का क्योंकि बचपन से उनके हाथ में जो मोबाइल आया है, उनका जिसे कहते हैं ना अटेंशन स्पैन, वो कम हो गया। उसका जो फर्क है वो उनकी स्टडीज में भी आ रहा है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आपको कम से कम 1 घंटा हम मिनिमम मानते हैं। ये बच्चे 10 से 20 सेकंड की रील के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं आज। तो एक वो आगे जाके ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। जो पढ़ेगा वो सिर्फ 20 या 22% बच्चा होगा, बाकी सारे बच्चे इसी तरह से एवरेज हो जाएंगे अगर ये कंडीशन आज की आगे बढ़ी। तो और आपका सेकंड पार्ट क्या था? आई एम सो सॉरी। हाँ, मैंने ये कहा कि उनको मतलब कैसे मोबाइल से दूर रखा जाए और किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर वो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, तो उनको कोई ना कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए कि तब तो वो मोबाइल से दूर रहेंगे। उसके लिए माता पिता को त्याग करना होगा। जब आप बच्चे के साथ हैं या बच्चा आपके साथ है, तो इट शुड बी नो गैजेट टाइम। प्ले विद योर चिल्ड्रन, प्ले विद योर किड्स। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ लूडो खेलते थे, सांप सीढ़ी खेलते थे, चाइनीज टैकर्स आता था, तो आजकल के माँ बाप को भी खेलना चाहिए। आउटडोर में क्रिकेट फेवरेट है बच्चों का, बैट बॉल। तो जब तक माँ बाप समय नहीं देंगे, माँ बाप बच्चों को मोबाइल पकड़ा के अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, तो फिर आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते। तो अब अगर हम बात करें आज के सिनेरियो की, तो जो बच्चों को जो एजुकेशन दिया जा रहा है, हम कहें कि न्यू हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंगली क्या हमारे बच्चे किस तरीके से तैयार हो रहे हैं? क्या वो आगे चल के स्किल डेवलपमेंट के तहत उनको नौकरियां जल्दी मिल जाएगी, या उन्हें कुछ और भी आगे और सीखने पढ़ने की ज़रूरत है? क्या सोचते हैं आप? अगर ये बिल्कुल लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हुई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो जो हमारा पुराना जो आया है कि हमें 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है और उसके बाद जॉब करना है, उस चीज़ को हम शायद रोक सकते हैं। शायद हम 12th के बाद ही इतने स्किल्ड स्टूडेंट्स दे पाएंगे कि वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी अर्निंग खुद कर पाएँ। तो मेरा सभी पेरेंट्स से और सभी एजुकेटर्स से ये कहना है कि कम से कम वो जो 600 पन्ने की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कंसाइज, उसको ज़रूर पढ़ें और उसके पॉइंट्स आप अपने स्कूल में लेकर आएँ, अपने घर में लेकर आएँ। तो आने वाले 10 से 12 सालों में शायद हमको अलग तरह के बच्चे देखने मिल सकते हैं। अब मैं जाते जाते आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, तो हम जो आज की जो महिलाएं हैं, आज की जो यंग गर्ल्स हैं या जितनी भी महिलाएं,
उनको कैसे सतर्क रहना चाहिए, उनको कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि कैसे सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के और हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, एक जो चीज़ है प्रिवेंटिव मेजर, वो है कि रेगुलर चेकअप होना चाहिए, हेल्थ चेकअप। अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि आपको 50 के बाद कराना है या 60 के बाद कराना है, या प्रीवियस 60 इज़ प्रेजेंट 40s। So after 40 years of age, every year you should get yourself checked. दूसरी चीज़ ये है कि जब पता कैंसर का तब पता चलता है जब वो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका प्रिकॉशन वही है कि आप उसको रेगुलर करवाएं। मैं हर 2 साल में कराती थी, तो मेरा फर्स्ट स्टेज का ही डिटेक्ट हो गया और शायद मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी जो कईयों को करनी पड़ सकती है। और दूसरा एक कि अपने आप को पहचानें, अपने शरीर को जानें। हम जितना बाहर हैं, कम से कम अंदर उतना वक्त अपने साथ गुजारें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो मैम, आप हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा संदेश भी देना चाहें, चाहे पर्यावरण के प्रति हो या शिक्षा को लेकर, दोनों का मिला जुला एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए? बस एक ही लाइन है कि आप सब खुद को खुश रखें, और खुद को खुश हम तब रह सकते हैं जब हमारे आसपास सब खुश रहें। और हमारे आसपास से मतलब हमारा पर्यावरण भी है, और हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी। तो अगर वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, और वील हैव अ बेटर वर्ल्ड अराउंड अस। सो बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने जो बातें बताई, चाहे पर्यावरण को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर या समाज सेवा को लेकर, और दूसरा आप कैंसर सर्वाइवर भी रही हैं, तो आपने जो मैसेज लड़कियों के और महिलाओं के लिए दिया है कि किस तरीके से उन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।